Assalamu alaikum fellows. I hope you must be doing good. I am हैदर मक्सी एंड आज की इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं आर्टिकल 21 ऑफ कानून शहादत तोड़ा। आर्टिकल 21 में 3 इंपॉर्टेंट रिलेवेंट फैक्ट्स की बात की है, जिनमें सबसे पहला है मोटिव, सेकंड इज़ प्रिपरेशन एंड थर्ड इज़ कंडक्ट। इन तमाम चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इनसे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं सच एज इलस्ट्रेशंस एंड एग्जाम्पल, हर एक चीज़ को डिटेल में कवर करेंगे। ऑल यू हैव टू डू इज़ टू बी पेशेंट एंड वॉच वीडियो टिल एंड, एंड आपके जितने भी डाउट्स हैं इंशाल्लाह आर्टिकल 21 के रिगार्डिंग तमाम के तमाम क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आप हमारी बाकी वीडियोस देखना चाहते हैं कानूनी शहादत और लेक्चर सीरीज़ के हवाले से, तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, जिस पर आप क्लिक करके इन तमाम वीडियोज़ को आसानी के साथ एक्सेस कर सकते हैं। सो फेलोज, दिस इज़ चार्ट फॉर आर्टिकल 21। आई वुड रिकमेंड कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड जैसे हम इस आर्टिकल को एक बार समझ लेते हैं तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा, तो इससे आपका ये आर्टिकल और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो में सबसे पहले हम इन तीनों वर्ड्स की मीनिंग देखेंगे एंड देन जो कुछ भी आर्टिकल 21 में इनके रिगार्डिंग बताया गया उन चीज़ों को कवर करेंगे। इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट कि आपको इनकी मीनिंग सही से पता है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, तो आप डायरेक्टली वीडियो को इस पॉइंट पे स्किप कर सकते हैं। इस पॉइंट से ऑनवर्ड्स आपको आर्टिकल 21 की प्लेन इंटरप्रिटेशन मिल जाएगी एग्जांपल्स के साथ, इलस्ट्रेशंस के साथ। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं मोटिव को। देखिए, मोटिव एक ऐसा फैक्टर है जो कि किसी पर्सन के माइंड में एग्जिस्ट करता है और इसी फैक्टर की वजह से वो पर्सन कोई एक पर्टिकुलर एक्ट कमिट करता है, कोई एक पर्टिकुलर काम करता है। अभी वो पर्टिकुलर एक्ट जो है वो क्राइम भी हो सकता है, ऑफेंस भी हो सकता है। क्राइम और ऑफेंस के अलावा कोई एक और पर्टिकुलर एक्ट भी हो सकता है। दूसरे अल्फाज में हम इस तरह से कह सकते हैं कि मोटिव वो चीज़ है जो कि किसी पर्सन को मजबूर करता है किसी एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए। स्टिल इन अदर वर्ड्स आप इस तरह से कह सकते हैं कि किसी एक काम को करने के पीछे जो रीज़न है वो है मोटिव। हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि जो मोटिव है एक तरह की फीलिंग है, आइडिया है, बिलीफ है, जो कि किसी पर्सन को इंड्यूस करता है या फिर प्रॉम्प्ट करता है कि वो किसी एक एक्ट को कमिट करे, कोई एक काम करे। आप स्क्रीन पे मोटिव के लिए डिफरेंट डेफिनेशंस देख पा रहे हैं। वीडियो को पॉज करके एक बार इनको पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, तो इंशाल्लाह ये कॉन्सेप्ट आपका 100% क्लियर हो जाएगा। आर्टिकल 21 में इलस्ट्रेशन ए एंड इलस्ट्रेशन बी ये दोनों मोटिव से रिलेटेड हैं। फिलहाल हम इलस्ट्रेशन ए को डिस्कस करते हैं एंड देन बाकी चीज़ों को बाद में डिस्कस करेंगे। इलस्ट्रेशन ए में बताया गया है कि पर्सन ए पर्सन सी का मर्डर कमिट करता है और ये बात जो है किसी ना किसी तरह से पर्सन बी के नॉलेज में आ जाती है एंड इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए पर्सन बी पर्सन ए को ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है कि मुझे पैसे दो, नहीं तो मैं जो है जनरल पब्लिक को ये बात बता दूंगा कि तुमने पर्सन सी का मर्डर किया है, या फिर पुलिस को बता दूंगा। तो पर्सन ए क्या करता है कि पर्सन बी का भी मर्डर कर देता है। नाउ यू गाइस टेल मी कि पर्सन ए ने पर्सन बी का मर्डर क्यों कमिट किया होगा? क्योंकि पर्सन ए के पास मोटिव है और वो मोटिव क्या है? ब्लैकमेलिंग। तो हम कह सकते हैं कि ये जो फैक्ट एज टू ब्लैकमेलिंग है, ये पर्सन ए के माइंड में एक फीलिंग है, एक बिलीफ है, आइडिया है, जिसने पर्सन ए को इंड्यूस किया, प्रॉम्प्ट किया, कंपेल किया कि वो पर्सन बी का मर्डर कमिट करे। तो इसी चीज़ को हम कहते हैं मोटिव, रीज़न फॉर डूइंग अ पर्टिकुलर एक्ट। यू शुड बियर इन योर माइंड कि मोटिव एंड इंटेंशन दोनों अलग अलग चीज़ें, सेम नहीं है, ठीक है। इन दोनों के दरम्यान में क्या डिफरेंसेस है ये हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम आर्टिकल 27 या फिर आर्टिकल 29 पढ़ेंगे, तो वहाँ पे हम इस चीज़ को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। फॉर नाउ जस्ट बियर इन योर माइंड कि ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अगर बात करें मोटिव की इम्पोर्टेंस की, तो मोटिव उन केसेस में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझा जाता है जहाँ पे केस का फैसला सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की बेसिस पे आना होता है, यानी ऐसे केसेस जहाँ पे डायरेक्ट एविडेंस अवेलेबल नहीं होता। मोटिव जो है, फैक्ट एज टू मोटिव, ये दूसरे एविडेंसेस को कोरोबरेट करता है, कोरोबरेशन में असिस्ट करता है। अगर आपको कोरोबरेशन की मीनिंग समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, आई विल आंसर ओवर देयर। इसके अलावा फैक्ट एज टू गुड मोटिव और फैक्ट एज टू एब्सेंस ऑफ मोटिव, ये दोनों ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि किसी एक अक्यूज्ड के फेवर में जा सकते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें फैक्ट एज टू बैड मोटिव, ये एक ऐसा फैक्टर है जो कि किसी एक पर्सन यानी अक्यूज्ड के अगेंस्ट जा सकता है। देखिए, जहाँ पे किसी केस में अक्यूज्ड के अगेंस्ट अदर सफिशेंट एविडेंसेस अवेलेबल हैं या फिर डायरेक्ट एविडेंसेस अगर अवेलेबल हैं, तो वहाँ पे फिर मोटिव को प्रूव करना मीनिंगलेस है,
यानी मोटिव को आप साबित करते हैं नहीं करते कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी चीज़ को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि प्रोसिक्यूशन को केस जीतने के लिए अक्यूज़ड का मोटिव साबित करना ज़रूरी नहीं है। इन अदर वर्ड्स आप इस तरह से कह सकते हैं कि जहाँ पे प्रोसिक्यूशन ने अपने केस को बियॉन्ड रीज़नेबल डाउट प्रूव कर लिया है तो वहाँ पे फिर मोटिव को प्रूव करना ज़रूरी नहीं है। बट अगर कोई ऐसा केस है जहाँ पे अक्यूज़ड के अगेंस्ट सफिशेंट एविडेंस अवेलेबल नहीं है, तो इस तरह के केसेस में अगर आप अक्यूज़ड के मोटिव को इस्टेब्लिश करते हैं तो डेफिनेटली वहाँ पे मोटिव की कुछ ना कुछ कोरोबोरेटरी वैल्यू ज़रूर होगी। इफ़ यू टॉक अबाउट बर्डन ऑफ प्रूफ, तो ये आपको याद रहना चाहिए कि प्रोसिक्यूशन इज़ नॉट बाउंड टू शो मोटिव ऑफ अक्यूज़ड। बट अगर कहीं पे प्रोसिक्यूशन ने मोटिव का पॉइंट रेज़ किया है तो फिर ऐसी सिचुएशन में जो है उनको अक्यूज़ का मोटिव प्रूव करना पड़ेगा कि अक्यूज़ की इस तरह की मोटिव थी। अगर वो ये पॉइंट रेज़ करने के बाद अक्यूज़ की मोटिव को साबित नहीं कर पाते तो ये जो चीज़ है ये प्रोसिक्यूशन के खिलाफ जाएगी यानी इससे फेवर मिलेगा अक्यूज़ड को। अपार्ट फ्रॉम दिस यू माइट हैव हर्ड कि हर एक क्राइम के पीछे, हर एक ऑफेंस के पीछे, हर एक एक्ट के पीछे कोई ना कोई मोटिव होता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। देयर आर सर्टेन एक्ट्स एंड क्रिमिनल एक्टिविटीज़ जिसमें अक्यूज़ के पास बाज़ औक़ात मोटिव नहीं होता लेकिन फिर भी वो एक्ट कमिट करता है। लेट्स से जैसे सीरियल किलर्स होते हैं। सीरियल किलर्स जब किसी को मारते हैं तो बाज़ औक़ात इनके पास मोटिव नहीं होता, वो लोगों को मारते हैं फॉर देयर ओन प्लेजर। उनको शौक होता है, बड़ा वो शौक है बचपन से, मेरा बाप बदमाश था, मैं भी बदमाश ही हूँ। दे कमिट क्राइम फॉर सेल्फ सेटिस्फेक्शन। इसी के साथ आपको ये याद रहना चाहिए कि जहाँ पे कोई पर्सन कोई क्राइम कमिट कर रहा है बट उसके पास क्राइम कमिट करने के लिए कोई मोटिव नहीं है, तो इसका मकसद हरगिज़ ये नहीं होगा कि उस पर्सन को सज़ा नहीं दी जाएगी उस क्राइम के लिए जो उसने कमिट किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल देयर इज़ पर्सन क्यू। पर्सन पी का एक पार्क में बहुत सारे लोगों के सामने सरेआम मर्डर कर देता है। ये जो मर्डर पर्सन क्यू ने कमिट किया इसके पीछे कोई ख़ास मोटिव नहीं था। पर्सन क्यू ने पर्सन पी का मर्डर एडवेंचर के लिए, प्लेजर के लिए कर दिया। मूड था उसका किसी इंसान को मारने का, इसलिए मार दिया। ना तो पर्सन क्यू ने कभी पर्सन पी को पहले देखा था और ना ही पर्सन पी पर्सन क्यू को कभी जानता था। इस केस में ऐसे कोई भी फैक्ट नहीं थे जिनसे ज़ाहिर हो सके कि आखिर पर्सन क्यू ने पर्सन पी को मारा क्यों। मतलब इस केस में जो मोटिव है वो एब्जेंट है, यानी जिसने क्राइम कमिट किया है पर्सन क्यू ने, उसका कोई मोटिव नहीं था क्राइम कमिट करने के पीछे। तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं होगा कि पर्सन क्यू को सज़ा नहीं दी जाएगी। पर्सन क्यू को डेफिनेटली जो है पनिश किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस। यानी एक पार्क में बहुत सारे लोग थे, उन्होंने मर्डर होता हुए देखा तो वो गवाही देंगे, तो इसके बेसिस पे उसको सज़ा हो सकती है। इस केस में अगर पर्सन क्यू ये बोले कि मेरा मोटिव नहीं था, मेरी सज़ा कम कर दो, पनिशमेंट, तो ये ग्राउंड भी वैलिड नहीं होगा। एब्सेंस ऑफ मोटिव इज़ नॉट ग्राउंड फॉर लेसर पनिशमेंट। तो इन टोटल हमने ये सीखा कि जो मोटिव है इट इज़ नॉट एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट फॉर कन्विक्शन। किसी पर्सन को सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से सज़ा नहीं दी जाएगी कि उसके पास बैड मोटिव था। इट इज़ नॉट सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस और स्ट्रॉन्ग एविडेंस। हम कहते हैं कि इट इज़ कोरोबरेटिव इन नेचर। ठीक है, कोरोबरेशन में काम आता है, एक रिलीवेंट फैक्टर है। और उस केस में इसकी बिल्कुल भी वैल्यू नहीं है जहाँ पे सफिशेंट एविडेंस अवेलेबल है या फिर डायरेक्ट एविडेंस अवेलेबल है। वहाँ पे इसकी थोड़ी बहुत वैल्यू है जहाँ पे केस जो है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के बेसिस पे साबित होना होता है। तो वहाँ पे ये कोरोबोरेट करके उन सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रिपरेशन। देखिए, जहाँ पे आप कोई एक एक्ट कमिट करना चाहते हैं या फिर कोई एक ऑफेंस कमिट करना चाहते हैं, तो उस ऑफेंस या एक्ट को कमिट करने से पहले जो तैयारी आपने की उस चीज़ को इंडिकेट करता है प्रिपरेशन। यानी प्रिपरेशन जो है वो इंडिकेट करता है उन एक्टिविटीज़ को जो कि आप क्राइम को कमिट करने से पहले करते हैं। ज़रूरी नहीं सिर्फ क्राइम, कोई भी पर्टिकुलर एक्ट को कमिट करने से पहले अगर आप चंद एक्टिविटीज़ करते हैं और वो एक्टिविटीज़ ज़रूरी हैं उस एक्ट को करने के लिए, तो उन्हें हम कहेंगे प्रिपरेशन। सेम चीज़ को एक एग्जांपल के ज़रिए से समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स से देयर इज़ पर्सन ए। पर्सन जेड को मारना चाहता है। पर्सन ए जो है वो सोच रहा है कि मुझे पर्सन जेड को मारना है। अभी आप मुझे बताइए कि क्या सिर्फ़ और सिर्फ सोचने से पर्सन जेड मर सकता है? डेफिनेटली वो नहीं मर सकता। पर्सन ए को कुछ ना कुछ स्टेप्स लेने होंगे, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करनी होंगी जिससे कि वो पर्सन जेड का मर्डर कर सके।
तो पर्सन ए जो है वो प्रिपरेशन करने लगता है। प्रिपरेशन के लिए वो सबसे पहले एक दुकान पे जाता है, वहाँ से रिवॉल्वर ख़रीदता है और बुलेट्स ख़रीदता है, फिर घर पे वापस आता है, एक एयर में टेस्ट जो है शॉट फायर करता है फॉर पर्पज़ ऑफ चेकिंग गन के गन वर्क भी कर रही है कि नहीं। फिर एक जो है शूटिंग रेंज पे जाता है, वहाँ पे अपने एम पे प्रैक्टिस करता है। तो ये जो मैंने आपको 3 फैक्ट्स बताए, ये तीनों के तीनों फैक्ट्स जो है प्रिपरेशन को इंडिकेट कर रहे हैं। अगर बात करें प्रिपरेशन की एविडेंट्री वैल्यू की, तो मेरे नज़दीक जो प्रिपरेशन है इसकी एविडेंट्री वैल्यू ज़्यादा है मोटिव से। यानी किसी पर्सन का मोटिव इस्टेब्लिश हो जाए, उससे अक्यूज्ड का इतना नुकसान नहीं होगा जितना उसका नुकसान होगा अगर उसके अगेंस्ट उसका प्रिपरेशन साबित हो जाए। इसके अलावा अगर आप किसी क्राइम को कमिट करने के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये इन इटसेल्फ जो है वो क्राइम नहीं है। बट अगर हम बात करें प्रिपरेशन टू वेज वार अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, आपने पाकिस्तान पेनल कोड में पढ़ा होगा, तो ये यहाँ पे ऑफेंस बन जाता है। जब तक आप प्रैक्टिकल एक्टिविटी नहीं करते, क्राइम कमिट नहीं करते, तो जो आपने प्रिपरेशन की वो खुद क्राइम नहीं है, उसके बेसिस पे आपको सज़ा नहीं हो सकती। आर्टिकल 21 में इलस्ट्रेशन सी एंड इलस्ट्रेशन डी दोनों प्रिपरेशन से रिलेटेड है। फ़िलहाल के लिए इलस्ट्रेशन सी को डिस्कस करते हैं, एंड देन अगर आगे टाइम मिलता है तो इलस्ट्रेशन डी को भी डिस्कस कर लेंगे। इलस्ट्रेशन सी में बताया गया है कि पर्सन ए पे इल्ज़ाम है कि उसने पर्सन बी को जहर दे के मारा है, एंड एक फैक्ट है कि जिस जहर से पर्सन बी की मौत हुई है वही सेम जहर पर्सन ए को किसी एक दुकान से ख़रीदते हुए देखा गया बी के मौत होने से पहले। तो ये फैक्ट जो है वो रिलीवेंट हो जाएगा, क्योंकि इस चीज़ से पर्सन ए की प्रिपरेशन ज़ाहिर हो रही है पर्सन बी को मारने के लिए। प्रिपरेशन जो है वो 3 तरह की हो सकती है। अगर आप वीडियो को पॉज करके इस चार्ट को देखेंगे तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कंडक्ट। देखिए, किसी चीज़ को करने के बारे में सोचना और किसी चीज़ को करना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जहाँ पे आप सोच रहे हैं इट्स जस्ट मेयर इमेजिनेशन, बट अगर आप उस सोच के मुताबिक कोई चीज़ कर रहे हैं तो उसे हम कहते हैं कंडक्ट। यानी जो कुछ आप सोच रहे हैं उसे अगर आप प्रैक्टिकली कर रहे हैं तो वो कहलाएगा कंडक्ट। एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं इसको। फॉर एग्जांपल, देयर इज़ अ पर्सन ए के दिमाग में चल रहा होता है कि वो पर्सन जेड को पत्थर मारे। पर्सन ए पत्थर उठाता है और पर्सन जेड की तरफ फेंकता है। यहाँ पे जो कुछ ए के दिमाग में चल रहा था, पर्सन ए ने उस चीज़ को करके उसे प्रैक्टिकल इफ़ेक्ट दिया। यानी पत्थर उठा के फेंकना ये प्रैक्टिकल प्रेजेंटेशन है उन तमाम चीज़ों का जो कि ए के दिमाग में चल रहे थे। तो हम कह सकते हैं कि ये ए के कंडक्ट को शो कर रहा है। सो फेलोज, नाउ लेट्स सी व्हाट आर्टिकल 21 सेज इन दिस रिगार्ड। क्लॉज नंबर 1 में ये बताया गया है कि एक फैक्ट रिलीवेंट होगा अगर वो फैक्ट इन इशू या रिलीवेंट फैक्ट के पीछे छुपे मोटिव को शो करें, या फिर हमें वो फैक्ट ये बताए कि किस तरह से वो मोटिव डेवलप हुआ, क्रिएट हुआ, तो भी वो फैक्ट रिलीवेंट होगा। इसी के साथ क्लास नंबर 1 में ये भी बताया गया है कि अगर कोई ऐसा फैक्ट है जो कि फैक्ट इन इशू या रिलीवेंट फैक्ट के पीछे की गई प्रिपरेशन को जाहिर करे या फिर ये शो करे कि वो प्रिपरेशन कैसे की गई, तो वो फैक्ट भी रिलीवेंट होगा। यहाँ पे मोटिव एंड प्रिपरेशन की मीनिंग क्या है, इस चीज़ को हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं वीडियो के फर्स्ट पार्ट में, दोबारा से डिस्कस करने की आई थिंक ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी इसे एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल, ए एंड बी आपस में भाई बहन है। एक दिन ए को पता चलता है कि उसकी सिस्टर बी के किसी थर्ड पर्सन सी के साथ जो है इलिजिटिमेट अफेयर्स हैं। जिस दिन ये पता चलता है ए को, उसके ठीक दूसरे दिन सी जो है वो डेड पाया जाता है, किसी ने उसका मर्डर कर दिया होता है। पर्सन ए को जैसे ही सी एंड बी के अफेयर के बारे में पता चला तो ए के दिमाग में एक मोटिव क्रिएट हुआ पर्सन सी को मारने के लिए। तो ये जो फैक्ट है ये रिलीवेंट हो जाएगा अंडर क्लॉज नंबर 1। यहाँ पे फैक्ट इन इशू ये है कि पर्सन ए ने पर्सन सी का कत्ल किया कि नहीं, एंड ये जो फैक्ट मैंने अभी आपको बताया ये असिस्ट करेगा इस फैक्ट इन इशू का आंसर देने में, क्योंकि ये फैक्ट हमें फैक्ट इन इशू के पीछे का मोटिव शो कर रहा है। इलस्ट्रेशन ए को हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, बट इसे एक बार फिर से दोबारा से ब्रीफली देखते हैं ताकि कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाए। इलस्ट्रेशन ए में बताया गया है कि पर्सन ए पे इल्ज़ाम है कि उसने पर्सन बी का कत्ल किया, एंड पर्सन बी वो पर्सन है जिसको ये पता है कि पर्सन ए ने पर्सन सी का कत्ल किया है। क्योंकि ये फैक्ट पर्सन बी को पता होता है तो वो पर्सन ए को ब्लैकमेल करने लगता है। उसे कहता है कि मुझे पैसे दो, नहीं तो मैं पब्लिक को बता दूंगा कि तुमने पर्सन सी को मारा है, या फिर पुलिस को बता दूंगा। तो इस तरह से वो उसे पैसे एक्सटोर्ट करता था, उसे ब्लैकमेल करता था। और इस फैक्ट
एज टू ब्लैकमेलिंग की वजह से पर्सन ए के दिमाग में एक मोटिव क्रिएट होता है पर्सन बी को मारने के लिए। तो बताया जा रहा है इलस्ट्रेशन ए में कि ये फैक्ट रिलीवेंट होगा बिकॉज ये फैक्ट शो कर रहा है कि किस तरह से पर्सन ए के माइंड में बी को मारने के लिए मोटिव क्रिएट हुआ। और इस फैक्ट से हमें ये भी पता चलता है कि पर्सन ए के पास बी को मारने का मोटिव है। इलस्ट्रेशन सी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसे फिर से एक बार देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन सी में बताया जा रहा है कि पर्सन ए पे ये इल्ज़ाम है कि उसने पर्सन बी को जहर दे के मारा है। अभी यहाँ पे एक फैक्ट है कि जिस जहर से पर्सन बी की मौत हुई बिल्कुल वही जहर पर्सन ए को ख़रीदते हुए पाया गया किसी दुकान से बी की मौत से पहले। तो ये जो फैक्ट है ये रिलीवेंट होगा। क्यों रिलीवेंट होगा? इसलिए रिलीवेंट होगा कि ये फैक्ट शो कर रहा है पर्सन ए की प्रिपरेशन बी को मारने के लिए। नाउ लेट्स डिस्कस इलस्ट्रेशन बी। इलस्ट्रेशन बी जो है इट इज़ प्योर एग्जांपल ऑफ मोटिव इन सिविल केसेस। इसमें बताया जा रहा है कि पर्सन ए पर्सन बी को सू करता है कि जो पैसे मैंने तुम्हें बॉन्ड के ज़रिए से दिए थे एज अ लोन वो मुझे वापस करो। एंड जो पर्सन बी है वो साफ मना कर देता है कि मुझे नहीं पता आप किस बॉन्ड की बात कर रहे हैं, हमारे दरमियान में कोई बॉन्ड एग्जीक्यूट नहीं थी, मैंने आपसे कोई पैसे नहीं लिए। वो मना कर देता है। आगे पर्सन ए एक फैक्ट कहता है कि जिस टाइम पे हमने बॉन्ड एग्जीक्यूट किया था उस वक्त पर्सन बी को पैसों की सख्त ज़रूरत थी। तो ये जो फैक्ट है ये रिलीवेंट होगा। क्यों? क्योंकि इस फैक्ट से ये ज़ाहिर होता है कि पर्सन बी के पास उस वक्त कर्ज़ा लेने का मोटिव था। तो देयर इज़ पॉसिबिलिटी कि उसने पर्सन ए से ही कर्ज़ा लिया हो। लेट्स से जो पर्सन बी है उसे जॉब से निकाल दिया गया या फिर उसका पूरा कारोबार ख़त्म हो गया, तो उसके पास एक मोटिव डेवलप हो जाएगा कि वो किसी दूसरे पर्सन से कर्ज़ा ले अपने कारोबार को रीस्टैब्लिश करने के लिए या फिर अपने डेली लाइफ के खर्चों को मैनेज करने के लिए। यू माइट हैव सीन सम पीपल इन योर लाइफ जिन्हें आप कर्ज़ा देते हैं और फिर वो बाद में बोलने लगते हैं कि हम किसी से क्यों कर्ज़ा लेंगे भाई, हमारे पास तो ऑलरेडी इतना पैसा है। तो आप उनको ये बताएंगे कि अभी आपके पास पैसा है लेकिन उस टाइम पे नहीं था, उस टाइम पे हमने आपकी हेल्प की थी, उस टाइम पे आपने हमसे पैसे लिए थे। तो इस फैक्ट से ये ज़ाहिर होता है उन लोगों का मोटिव कर्ज़ा लेने का। ठीक है, नाउ लेट्स डिस्कस इलस्ट्रेशन डी। इलस्ट्रेशन डी जो है इट इज़ प्योर एग्जांपल ऑफ प्रिपरेशन इन सिविल केसेस। इलस्ट्रेशन डी में एक डाउट है रिगार्डिंग अ डॉक्यूमेंट, और वो डाउट यह है कि क्या ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट पर्सन ए की विल है या नहीं। और इस इलस्ट्रेशन में इस फैक्ट एंड इशू से रिलेटेड चंद फैक्ट्स बताए गए हैं। फैक्ट नंबर 1 कि ये जो डॉक्यूमेंट है जिसके रिगार्डिंग हमें डाउट है कि ये पर्सन ए का विल है भी कि नहीं, तो इस डॉक्यूमेंट के बनने से चंद दिन पहले जो पर्सन ए है उसने चंद इंक्वायरीज़ कंडक्ट की थी रिगार्डिंग दी प्रोविजंस ऑफ विल। इस डॉक्यूमेंट के जो प्रोविजंस है इसके रिगार्डिंग इसने लोगों से कुछ पूछा था, कुछ मालूमात और तफसीलात जो है वो लिए थे। अभी क्या इंक्वायरीज़ कंडक्ट की थी वो यहाँ पे मेंशन नहीं है, बट आप इतना समझ सकते हो। लेट्स से कि पर्सन ए ने किसी से पूछा होगा कि विल किस तरह से बनता है, कहाँ से बनता है, उसमें कौन सी चीज़ ऐड करनी चाहिए, कौन सी चीज़ ऐड नहीं करनी चाहिए थी। और जो है पर्सन ए ने किसी शख्स से पूछा होगा कि इस्लाम में लोगों के कितने शेयर्स होते हैं औलाद के। तो ये सारी इंक्वायरी उसने कंडक्ट की होंगी। सेकंड फैक्ट ये है कि पर्सन ए ने किसी एडवोकेट से रब्ता किया विल के हवाले से कि उसे विल बना के दे। थर्ड फैक्ट ये है कि पर्सन ए ने कुछ ड्राफ्ट्स बनवाए थे विल के जिनको वो अप्रूव नहीं कर सका था। अभी रीज़न क्या है, किसकी वजह से उसने अप्रूव नहीं किया, ये यहाँ पे मेंशन नहीं है, बट आप समझ सकते हो कि अप्रूव करने से पहले वो मर गया या फिर कहीं बाहर चला गया जिसकी वजह से वो अप्रूव नहीं कर पाया। ये तीनों फैक्ट्स जो मैंने अभी आपको बताया ये पर्सन ए की प्रिपरेशन को ज़ाहिर कर रहे हैं। ये दिखा रहे हैं कि पर्सन ए ने विल को बनाने के लिए किस तरह से प्रिपरेशन की। तो ये तीनों के तीनों फैक्ट्स जो है रिलीवेंट हो जाएंगे अंडर क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 21। नाउ लेट्स डिस्कस सेकंड क्लॉज। तो सेकंड क्लॉज में सबसे पहले इस लाइन की मीनिंग देखते हैं। द कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन एंड ऑफेंस अगेंस्ट होम इज सब्जेक्ट ऑफ एनी प्रोसीडिंग। इसका मतलब है कंडक्ट ऑफ विक्टिम, यानी जिस पर्सन के अगेंस्ट ऑफेंस कमिट हुआ है उसकी कंडक्ट की बात हो रही है यहाँ पे। इसके अलावा ये जो लाइन है इन रेफरेंस टू सच सूट और प्रोसीडिंग, फ़िलहाल के लिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, बाद में हम इसको डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल के साथ। तो क्लॉज नंबर 2 में हमें ये बताया जा रहा है कि 3 तरह के लोगों के जो कंडक्ट्स हैं विथ रेफरेंस टू फैक्ट इन इशू या फिर रिलीवेंट फैक्ट वो रिलीवेंट होंगे। कौन से वो 3 तरह के लोग? नंबर 1 पार्टी। अब पार्टी के अंदर प्लेंटिव डिफेंडेंट दोनों आ गए, अक्यूज्ड विक्टिम दोनों आ गए, लेकिन यहाँ पे इसने विक्टिम को
अलग से मेंशन करके रखा है। एंड थर्ड, एजेंट, ठीक है, पार्टी के जो एजेंट्स हैं वो सारे के सारे उनके कंडक्ट्स भी रिलेवेंट होंगे। एजेंट कौन हो सकता है? सर्वेंट हो सकता है, एम्प्लॉय हो सकता है, लॉयर हो सकता है, रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है। तो बताया जा रहा है कि इन सभी लोगों के कंडक्ट जो हैं विथ रेफरेंस टू फैक्ट एंड इशू या फिर रिलीवेंट फैक्ट, वो रिलीवेंट होंगे अगर उनका जो कंडक्ट है वो फैक्ट एंड इशू या रिलीवेंट फैक्ट को इन्फ्लुएंस करे या फिर फैक्ट एंड इशू या रिलीवेंट फैक्ट से इन्फ्लुएंस हो जाए। अभी किस तरह से इन्फ्लुएंस करेगा और किस तरह से इन्फ्लुएंस हो जाएगा, दोनों के लिए हम एग्जांपल देखेंगे अलग अलग। साथ में ये क्लॉज हमें ये भी बता रहा है कि जो कंडक्ट है वो प्रीवियस हो या सब्सिक्वेंट हो, इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिर भी वो रिलीवेंट ही रहेगा। प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। प्रीवियस कंडक्ट वो होता है जो कि मेन इंसिडेंट से पहले किसी पर्सन ने किया होता है। एंड वहीं पर अगर बात करें सब्सिक्वेंट कंडक्ट, तो सब्सिक्वेंट कंडक्ट वो कंडक्ट है जो कि किसी पर्सन ने अकरेंस ऑफ मेन इंसिडेंट या फैक्ट एंड इशू के बाद में किया होता है। नाउ लेट्स सी कि किसी इंसान का जो कंडक्ट है वो फैक्ट एंड इशू को किस तरह से इन्फ्लुएंस कर सकता है। फॉर एग्जांपल, पर्सन ए पर्सन जेड का कत्ल करने के बाद उसकी डेड बॉडी को जला देता है। एंड ये है पर्सन ए का सब्सिक्वेंट कंडक्ट आफ्टर मर्डर, राइट। एंड इस केस में फैक्ट एंड इशू ये है कि क्या पर्सन ए ने पर्सन जेड को मारा है कि नहीं। अगर हम ए के सब्सिक्वेंट कंडक्ट पे फोकस करें, कैन यू टेल मी कि ये मर्डर को इन्फ्लुएंस कर रहा है कि नहीं? डेफिनेटली ये मर्डर को इन्फ्लुएंस कर रहा है, बिकॉज क्योंकि ए के कंडक्ट से मर्डर को छुपाने की कोशिश की जा रही है। डेड बॉडी को गायब करना इज़ समथिंग दैट इन्फ्लुएंसेस द मर्डर एंड फैक्ट एंड इशू। तो इसका मतलब जो ए का कंडक्ट है वो क्लॉज नंबर 2 के तहत रिलीवेंट होगा। एज वी हैव सीन कि किसी पर्सन का जो कंडक्ट है वो फैक्ट एंड इशू या रिलीवेंट फैक्ट को किस तरह से इन्फ्लुएंस कर सकता है। नाउ इट्स टाइम टू सी कि किसी पर्सन का जो कंडक्ट है वो फैक्ट एंड इशू या रिलीवेंट फैक्ट से किस तरह से इन्फ्लुएंस हो सकता है। यानी जो फैक्ट एंड इशू या रिलेवेंट फैक्ट है वो किसी पर्सन के कंडक्ट को किस तरह से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक केस है जिसमें फैक्ट एंड इशू ये है कि क्या पर्सन ए ने पर्सन सी का कत्ल किया है कि नहीं। इसमें फैक्ट कुछ इस तरह से है कि जो पर्सन ए है वो सी का मर्डर करने के बाद भाग जाता है, एब्सकॉन्ड कर जाता है। ये है पर्सन ए का सब्सिक्वेंट कंडक्ट। यहाँ पे अगर आप गौर करें तो जो ए का सब्सिक्वेंट कंडक्ट है वो फैक्ट एंड इशू से इन्फ्लुएंस हो रहा है। यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कि पर्सन ए क्यों भागा, तो ये वो डेफिनेटली से कि जो पर्सन ए है वो इसलिए भागा क्योंकि उसने मर्डर किया है। तो है यू कैन ऑब्जर्व, तो जो पर्सन ए का कंडक्ट है, जो उसका जो भागना है वो मर्डर की वजह से इन्फ्लुएंस हो रहा है। इस पॉइंट पे क्लॉज नंबर 2 को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। क्लॉज नंबर 2 में बताया गया है कि पार्टी, विक्टिम या फिर एजेंट, ये जो 3 तरह के लोग हैं, इनके कंडक्ट विथ रेफरेंस टू रिलीवेंट फैक्ट या फैक्ट एंड इशू रिलीवेंट होंगे अगर इन लोगों के जो कंडक्ट हैं वो फैक्ट एंड इशू या रिलीवेंट फैक्ट को इन्फ्लुएंस करें या फिर इन्फ्लुएंस हो जाए फैक्ट एंड इशू या फिर रिलीवेंट फैक्ट से। फिर चाहे जो ये इन लोगों के जो कंडक्ट हैं वो प्रीवियस हैं या सब्सिक्वेंट है, इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी तक तो हम पढ़ रहे थे इन लोगों के कंडक्ट विथ रेफरेंस टू फैक्ट एंड इशू या फिर रिलीवेंट फैक्ट। अब हम पढ़ेंगे इन 3 तरह के लोगों के कंडक्ट विथ रेफरेंस टू सूट और प्रोसीडिंग। तो चलिए इसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल, पर्सन ए पे ये इल्ज़ाम है कि उसने पर्सन जेड को जहर दे के मारा है। इस केस के फैक्ट्स कुछ इस तरह से कि जो पर्सन ए है वो ये कोशिश करता है कि जो बॉडी है पर्सन जेड की, डेड बॉडी, उसकी किसी तरह से मेडिकल एग्जामिनेशन ना हो पाए, उसको प्रिवेंट करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे अगर आप गौर करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ये जो कंडक्ट है पर्सन ए का, ये फैक्ट एंड इशू को इन्फ्लुएंस भी कर रहा है और ये कंडक्ट विथ रेफरेंस टू सूट और प्रोसीडिंग भी है, क्योंकि ये जो पर्सन ए का कंडक्ट है ये प्रोसीडिंग के अफेयर्स को छेड़ रहा है। तो ये जो पर्सन ए का कंडक्ट है ये रिलेवेंट हो जाएगा अंडर आर्टिकल 21 कानून शाद ऑर्डर क्लॉज नंबर 2। इसी तरह से कुछ और एग्जांपल भी हो सकते हैं कंडक्ट विद रेफरेंस टू सूट और प्रोसीडिंग। लेट्स से जहाँ पे कोई पर्सन फॉल्स एविडेंस देने आता है कोर्ट में, या फिर एविडेंस प्रोड्यूस नहीं करता, या फिर जहाँ पे कोर्ट ने किसी पर्सन को रिक्वायर किया है कि आप ये डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करें, वहाँ पे वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं कर रहा, तो वो भी जो है रिलेवेंट हो जाएंगे। एज वी हैव अंडरस्टूड वेरियस इंग्रेडिएंट्स ऑफ क्लॉज 2, नाउ लेट्स कंक्लूड इट। तो क्लॉज नंबर 2 में सिंपली ये बताने की कोशिश की जा रही है कि
किसी सूट या फिर प्रोसीडिंग के हवाले से, या फिर फैक्ट एंड इशू या रिलीवेंट फैक्ट के हवाले से, 3 तरह के लोगों के जो कंडक्ट्स हैं वो रिलीवेंट होंगे। अगर उन लोगों के जो कंडक्ट हैं उनमें इतनी कैपेबिलिटी है कि वो फैक्ट एंड इशू या रिलीवेंट फैक्ट को इन्फ्लुएंस कर सकें, या फिर वो ऐसे कंडक्ट हों जो कि रिलीवेंट फैक्ट या फिर फैक्ट एंड इशू से इन्फ्लुएंस होते हों, फिर वो कंडक्ट चाहे प्रीवियस हो या सब्सिक्वेंट हो, इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो 3 तरह के लोग कौन से? पार्टी, विक्टिम एंड एजेंट। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स एक्सप्लेनेशन नंबर 1। एक्सप्लेनेशन नंबर 1 में ये बताया जा रहा है कि जो लव्स कंडक्ट है इसके अंदर किसी पर्सन के स्टेटमेंट्स नहीं आते, यानी जो कुछ कोई पर्सन कर रहा है वो तो उसका कंडक्ट है, लेकिन जो कुछ वो बोल रहा है वो कंडक्ट नहीं है। एक्सप्लेनेशन नंबर 1 ऑन वन साइड ये कहता है कि जो लोगों के स्टेटमेंट्स हैं वो कंडक्ट नहीं है। ऑन द अदर हैंड ये हमें इसी सेम चीज़ के लिए एक एक्सेप्शन प्रोवाइड करता है। इस एक्सेप्शन में ये बताया जा रहा है कि ऐसे स्टेटमेंट्स जो कि किसी पर्सन के कंडक्ट को एकम्पनी कर रहे हो या फिर उसके कंडक्ट को एक्सप्लेन कर रहे हो, तो फिर ये स्टेटमेंट भी आर्टिकल 21 के अंदर जो है रिलीवेंट हो जाएंगे। यहाँ से आप ये समझ सकते हैं कि ये एक्सप्लेनेशन इस तरह के स्टेटमेंट्स को वही सेम स्टेटस दे रहा है जो कि स्टेटस कंडक्ट की होती है। जिस तरह से कंडक्ट रिलीवेंट होता है, बिल्कुल उसी तरह से ये स्टेटमेंट भी रिलीवेंट होंगे। आगे एक्सप्लेनेशन नंबर 1 में ये बताया जा रहा है कि आगे चलकर कानून शाज़ ऑर्डर में अगर किसी स्टेटमेंट की रिलीवेंसी किसी डिफरेंट आर्टिकल में डिस्कस हो रही है तो इस एक्सप्लेनेशन की वजह से उस स्टेटमेंट की रिलीवेंसी को अफेक्ट नहीं होगा। इस एक्सप्लेनेशन को समझने के लिए चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल, देयर इज़ पर्सन बी जो है वो शदीद ज़ख्मी होता है एंड रोड के किनारे से भागते हुए जाता है रोते हुए, और साथ में जो है वो ज़ोर ज़ोर से उस पर्सन का नाम चिल्लाता है जिसने उसे एंजॉय किया, और ये भी बताता है कि किस तरह से उस पर्सन ने एंजॉय किया। कैन यू टेल मी कि इस एग्जांपल में पर्सन बी के कंडक्ट क्या है और उसके स्टेटमेंट्स क्या हैं? पर्सन बी का रोड पे ज़ख्मी हालत में भागना और उसका रोना, ये इसके कंडक्ट को शो कर रहे हैं। वहीं पे अगर हम बात करें स्टेटमेंट की, तो जिस पर्सन ने उसे ज़ख्मी किया उसका नाम जो पर्सन बी ने लिया, जिस तरह से उसने ज़ख्मी किया, ये दोनों स्टेटमेंट्स हो गए। सो हे यू कैन अंडरस्टैंड कि ये दोनों स्टेटमेंट्स एक्सप्लेन कर रहे हैं कि पर्सन बी ज़ख्मी हालत में रोड पे क्यों भाग रहा है और क्यों रो रहा है। यानी ये दोनों ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि हमें इस पर्सन के कंडक्ट को एक्सप्लेन करके बता रहे हैं। और अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो यू वुड फाइंड कि ये दोनों स्टेटमेंट्स एंड पर्सन बी के जो कंडक्ट हैं ये दोनों चीज़ें एक साथ चल रही हैं। यानी ये स्टेटमेंट्स पर्सन बी के कंडक्ट को एकम्पनी भी कर रहे हैं, तो इसीलिए कह रहे हैं कि ये स्टेटमेंट्स रिलीवेंट होंगे अंडर आर्टिकल 21 ऑफ कानून शाद ऑर्डर। एक्सप्लेनेशन नंबर 1। एक्सप्लेनेशन 1 के हवाले से बेस्ट इलस्ट्रेशन है इलस्ट्रेशन जे। इलस्ट्रेशन जे को समझने से पहले इट्स नेसेसरी कि आप डिफरेंस समझें इन बिटवीन कंप्लेंट एंड स्टेटमेंट। तो शॉर्टली इसे डिस्कस कर लेते हैं, देन विल मूव टू इलस्ट्रेशन जे। देखिए, एक्सप्लेनेशन 1 के मुताबिक जो कंप्लेंट है उसे कंडक्ट का दर्जा दिया जाता है, वहीं पर अगर जो मेयर स्टेटमेंट है उसे कंडक्ट नहीं समझा जाता। कंप्लेंट आप जो है किसी ऐसे पर्सन के सामने करते हैं जिसके पास अथॉरिटी होती है, जैसे पुलिस, मैजिस्ट्रेट। बट अगर हम वहीं बात करें स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट वो चीज़ है जो कि किसी भी इंसान के सामने कही जा सकती है। एक इंसान जो है वो कंप्लेन सिर्फ 2 रीज़न्स की वजह से करता है। एक तो जो है उसे प्रोटेक्शन दी जाए, एंड सेकंड कि जो रॉन्ग डूअर है उसे सज़ा दी जाए। वहीं पे अगर हम बात करें स्टेटमेंट्स, तो स्टेटमेंट्स जो है वो वेरियस कंटेक्स्ट में हो सकते हैं, कोई एक सिंगल डेफिनाइट ऑब्जेक्ट नहीं है इनका। कंप्लेंट वो चीज़ है जिसमें आप अपनी तमाम फीलिंग्स, हालात, जज्बात और जिस सर्कमस्टेंसेस में ऑफेंस हुआ, ये तमाम की तमाम चीज़ें आप डिस्क्राइब करते हैं, तो वो कहलाता है कंप्लेंट। बट अगर हम इसे थोड़ा सा कंट्रास्ट दें स्टेटमेंट से, जिसमें आप कहते हैं कि मेरे साथ ये हुआ, आपने सर्कमस्टेंसेस एंड हालात को डिस्क्राइब नहीं किया जिसमें वो ऑफेंस हुए, ठीक है, तो वो सिर्फ एक स्टेटमेंट होगा, वो कंप्लेंट नहीं होगा। नाउ लेट्स मूव टू इलस्ट्रेशन जे। इलस्ट्रेशन के भी सी के साथ रिलेटेड है, बट आई थिंक एक्सप्लेनिंग इलस्ट्रेशन जे इज़ सफिशिएंट। इलस्ट्रेशन जे में बताया जा रहा है कि मेन सवाल ये है
कि क्या पर्सन ए का रेप हुआ या नहीं। पॉइंट नंबर 1 में ये फैक्ट्स बताए गए हैं कि रेप होने के फ़ौरन बाद एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास जाती हैं, वहाँ पे कंप्लेन करती हैं, इन तमाम चीज़ों को डिस्क्राइब करती हैं कि किस तरह से इसका रेप हुआ और क्या कुछ वहाँ पे हुआ। तो बताया जा रहा है कि ये जो कंप्लेंट है ये रिलीवेंट होगा। क्यों रिलीवेंट होगा? इसलिए रिलीवेंट होगा क्योंकि एक्सप्लेनेशन 1 ने कहा है कि कंप्लेंट जितने भी होंगे उन सब का वही स्टेटस होगा जो कि किसी पर्सन के कंडक्ट का होता है, इसीलिए ये रिलीवेंट है। फिर पॉइंट नंबर 2 में बताता है कि अगर पर्सन ए जो है वो कंप्लेन नहीं करती, डायरेक्टली अपने घर जाके अपने माँ बाप से स्टेटमेंट कहती कि मेरा रेप हुआ है, तो फिर ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये रिलीवेंट नहीं होते, क्योंकि यहाँ पे पर्सन ए ने वो सर्कमस्टेंसेस एक्सप्लेन ही नहीं किए जिनके अंडर इसके अगेंस्ट ऑफेंस हुआ, और ना ही ये जो स्टेटमेंट है किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के सामने थे, तो ये रिलीवेंट नहीं हो गए। इफ़ यू कैन रिमेंबर, एक्सप्लेनेशन नंबर 1 के लास्ट लाइन में ये बताया गया था कि ऐसे स्टेटमेंट्स जिनकी रिलीवेंसी को कानून शहादत ऑर्डर के कुछ और आर्टिकल्स डिस्कस कर रहे हैं, तो फिर उनकी रिलीवेंसी को ये एक्सप्लेनेशन अफेक्ट नहीं करेगा। तो सेम चीज़ यू कैन सी हेयर इन दिस एक्सप्लेनेशन, इन दिस इलिस्ट्रेशन जे सेज के पर्सन ए के जो स्टेटमेंट है वो पॉइंट 2 में भले रिलेवेंट ना हो, लेकिन वो स्टेटमेंट रिलेवेंट होंगे अंडर आर्टिकल 46 एज डाइंग डिक्लेरेशन या फिर जो है आर्टिकल 53 में। इलिस्ट्रेशन के भी बिल्कुल इसी तरह से, अगर आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, आई विल एक्सप्लेन इट ओवर देयर। एक्सप्लेनेशन नंबर 2 में ये बताने की कोशिश की गई है कि अगर कोई ऐसा स्टेटमेंट है जिससे किसी पर्सन का कंडक्ट इफेक्ट हो रहा है, तो वो स्टेटमेंट भी बिल्कुल उसी तरह से रिलेवेंट होगा जिस तरह से आर्टिकल 21 में किसी पर्सन का कंडक्ट रिलेवेंट होता है। फिर वो स्टेटमेंट चाहे डायरेक्टली उस पर्सन को बताया गया हो या फिर वो स्टेटमेंट उस पर्सन के प्रेजेंस में बोला गया हो एंड दैट पर्सन वॉज एबल टू हियर दैट स्टेटमेंट, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं। इलिस्ट्रेशन एफ इसके लिए बेस्ट एग्जांपल है। इलिस्ट्रेशन एफ में फैक्ट एंड इशू ये है कि क्या पर्सन ए ने पर्सन बी को रोब किया है या नहीं, एंड इसमें फैक्ट ये है कि जैसे ही पर्सन बी से रॉबरी होती है तो पर्सन सी एक स्टेटमेंट कहता है ए के मौजूदगी में कि पुलिस उन लोगों को अरेस्ट करने आ रही है जिन्होंने पर्सन बी को रोब किया। तो पर्सन ए जो है ये सुनने के फ़ौरन बाद वहाँ से भाग जाता है। कैन यू टेल मी ए वहाँ से क्यों भागा होगा एंड इस चीज़ से क्या ज़ाहिर हो रहा है? ए का वहाँ से भागना ये है कंडक्ट, ठीक है, और इस चीज़ से ज़ाहिर ये हो रहा है कि पर्सन ए जो है वो रोबर है। अब यहाँ पे कंडक्ट किस तरह से इफ़ेक्ट हुआ, देखिए जैसे ही उस पर्सन सी ने स्टेटमेंट्स बोले तो उन स्टेटमेंट्स को सुनने के बाद पर्सन ए ने एक कंडक्ट किया, वो कंडक्ट क्या था? भागना। तो यहाँ पे आप देखिए पर्सन सी के स्टेटमेंट्स ने बाकायदा अफेक्ट किया है पर्सन ए के कंडक्ट को, तो इसीलिए ये जो स्टेटमेंट्स हैं पर्सन सी के ये रिलेवेंट हो जाएंगे अंडर एक्सप्लेनेशन नंबर 2। इसके अलावा आर्टिकल 21 में कुछ और भी एक्सप्लेनेशन हैं जिनको हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे, बट मोर और लेस हमने तमाम चीज़ों को कवर कर लिया है। अगर आप उनको पढ़ेंगे तो आपको ज़रूर समझ में आ जाएंगे। इनकेस आप नहीं समझ पा रहे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, आई विल एक्सप्लेन इट ओवर देयर। Thank you so much guys. I hope I have assisted you a little bit in doing your work. If you think so, make sure to like this video and subscribe our channel.